यही कहानी 2012 में दिल्ली में पढ़ने वाले 21 साल के अभिनव की है। अभिनव का दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ था और पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए वह दिल्ली आया था। पहले कुछ दिन उसने अपने करीबी दोस्त राजीव के साथ बिताए, जो खुद अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक पीजी में रहता था। चूंकि वहां बहुत लोग एक ही जगह पर रह रहे थे, अभिनव को पढ़ाई के लिए शांति नहीं मिल पा रही थी। इसे देखते हुए उसने खुद के लिए कैंपस के पास ही विजयनगर में एक फ्लैट लेने का निर्णय लिया। उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना अनुभव साबित होने वाला था। अभिनव ने रविवार के दिन फ्लैट में शिफ्ट करने का निर्णय लिया ताकि वह आराम से अपना सामान व्यवस्थित कर सके और नए घर में सेटल हो सके। शिफ्टिंग करते हुए घर के एक कोने में उसे एक दराज मिली जिसमें 2 पुराने झुमके रखे हुए थे। यह देख उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन झुमकों को ड्रॉर में ही रख दिया। उसे मालूम नहीं था कि ये झुमके उसके जीवन में एक खौफनाक मोड़ लाने वाले थे। पूरे दिन सामान इधर उधर करने की थकान के कारण अभिनव रात को अपने बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगती है, एक अजीब सी घटना घटने लगती है। उसे अपने कानों के पास किसी लड़की के रोने की हल्की आवाज सुनाई देती है। आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है, जैसे कि कोई उसके करीब आ रहा हो। एकाएक आवाज बंद हो जाती है, लेकिन तभी उसे घर के एक कोने से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज से उसकी आंखें खुल जाती हैं और जो अभी तक एक बुरा सपना लग रहा था, वह अब उसकी हकीकत में बदल चुका था। अभिनव ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हालांकि वह रोने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। डर के मारे अभिनव ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसने पाया कि दरवाजा जाम हो चुका है। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। सारी रात वह आवाज उसे परेशान करती रही। जैसे ही सुबह हुई, आवाज अचानक गायब हो गई। थका हुआ अभिनव दरवाजे के पास गया और पाया कि दरवाजा अब आसानी से खुल रहा था। उसने पूरे घर को देखा, हर कोने में झांका, पर कहीं पर कुछ भी असामान्य नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उस रात की नींद पूरी नहीं होने की वजह से वह बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए वह बाहर लिविंग रूम के सोफे पर जाकर सो गया। थोड़ी देर सोने के बाद जब वह उठा तो उसने राजीव और अपने कुछ और दोस्तों को फोन करके पिछली रात के अनुभव के बारे में बताया, लेकिन सबने उसकी बातों को थकान और तनाव का नतीजा मानकर हंसी में उड़ा दिया। राजीव ने समझाया कि शायद यह सब उसकी थकान के कारण हो रहा है और उसे थोड़ा आराम करने की सलाह दी। हालांकि अभिनव को अब भी कुछ असामान्य महसूस हो रहा था, लेकिन वह यह सोचकर शांत हो गया कि शायद यह सब उसका वहम था। उसी दिन रात को पढ़ाई के बाद अभिनव ने फैसला किया कि वह उस रात अपने बेडरूम में नहीं बल्कि लिविंग रूम के सोफे पर ही सोएगा। जैसे ही वह सोफे पर लेटा, उसे जल्दी ही नींद आ गई। कई घंटे बीत गए और कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, जिससे उसे कुछ राहत महसूस हुई। लेकिन अचानक से एक बार फिर उसे वहीं लड़की के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। लेकिन जैसे ही उसकी नींद टूटी, उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद फिर से वह सब उसका वहम है और उसे इग्नोर करते हुए वह फिर से सो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी और इस बार एक अजीब सी घुटन का एहसास हुआ। पूरी रात वह आवाज उसे परेशान करती रही और इस बार उसे लगने लगा था कि यह कुछ सामान्य नहीं है। अगले दिन इस डरावनी घटना के बाद उसने अपने फ्लैट के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोग भी उसकी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि अधिकतर वहां कॉलेज के छात्र थे जो पिछले 1-2 साल में ही वहां रहने आए थे। अभिनव अब बेहद चिंतित और परेशान हो गया था। उसने अपने फ्लैट ओनर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। अब डर और असमंजस में उसने एक साइकेट्रिस्ट से मिलने का फैसला किया। साइकेट्रिस्ट ने उसे कुछ टेस्ट करने के बाद उसे समझाया कि यह सब तनाव और थकान के कारण हो सकता है और उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स दी।
इन पिल्स की मदद से वह कुछ राहत पाने की उम्मीद करता है। अगली कुछ रातों तक सब कुछ सामान्य रहा और उसने इस बात को लगभग भुला दिया कि पहली रात उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन एक सप्ताह बाद जब वह एक रात वापस अपने फ्लैट पर लौटा तो एक बार फिर से उसके जीवन में डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। उस रात करीब 2 बजे अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। पहले तो उसने इसे अपनी कल्पना समझा, लेकिन तभी उसने देखा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। यह एक धुंधली सी आकृति थी जो धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। अभिनव ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आकृति करीब आई उसने देखा कि वह एक लड़की की आत्मा थी जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अभिनव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में आ गया हो। वह लड़की की आत्मा उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके कान में कुछ बुदबुदाने लगी। उड़ा दिए, आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, ये घर मेरा है। ये सुनते ही अभिनव ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके जोर से चिल्लाया और उस आत्मा से दूर हटने की कोशिश की। उसकी चीख सुनकर आत्मा कुछ देर के लिए गायब हो गई, लेकिन उस कमरे का माहौल अब भी ठंडा और खौफनाक था। वह बुरी तरह डर चुका था और अब उसे समझ में आ गया था कि यह सब उसकी कल्पना नहीं बल्कि सच था। उसने रात भर जागते हुए गुजारी और सुबह होते ही उसने इस फ्लैट को छोड़ने का निर्णय कर लिया। अगले दिन उसने राजीव को कॉल किया और उसे सब कुछ बताया। राजीव ने पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अभिनव ने अपनी हालत के बारे में बताया तो उसने उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने के लिए कहा। अभिनव ने कुछ सामान इकट्ठा किया और राजीव के पास चला गया। कुछ दिन राजीव के पास रहने के बाद एक रात अभिनव ने महसूस किया कि कोई उसे पुकार रहा है। ये वही लड़की की आवाज थी जिसे उसने फ्लैट में सुना था। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। उसे इस बात का एहसास हुआ कि चाहे वह कहीं भी जाए, वह आत्मा उसे चैन से नहीं रहने देगी। उसने यह समझ लिया कि जब तक वह इस मामले की तह तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वह उससे पीछा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन अभिनव ने उस इलाके के कुछ पुराने लोगों से मिलने का निर्णय लिया ताकि उसे इस फ्लैट के इतिहास के बारे में कुछ पता चल सके। बहुत खोजबीन के बाद उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो वहां करीब 30 सालों से रह रही थी। उन्होंने उसे बताया कि वर्षों पहले उस फ्लैट में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम कविता था। कविता का एक युवक से प्रेम था, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और करवा दी। यह सहन न कर पाने के कारण उसने उसी फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा उस फ्लैट में बस चुकी थी और जो भी वहां आता था उसे परेशान करती थी। यह जानकर अभिनव सन्न रह गया। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों उस फ्लैट में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। उस महिला ने उसे सुझाव दिया कि वह किसी तांत्रिक या पुजारी की मदद ले और उस आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाए। हालांकि अभिनव अंधविश्वास में यकीन नहीं रखता था, लेकिन उसके पास अब और कोई विकल्प नहीं था। उसने पूजा करवाने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया जो उसे उस आत्मा से मुक्ति दिलाने का वादा कर रहा था। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा को मुक्ति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा और उसने अभिनव से उस फ्लैट में कुछ पूजा सामग्री रखने को कहा। तांत्रिक ने यह भी कहा कि अनुष्ठान के दौरान उसे किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अनुष्ठान की रात आई और अभिनव तांत्रिक के बताए अनुसार तैयारियों में जुट गया। उसने पूजा सामग्री रखी और कमरे के बीच में बैठ गया। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया और वातावरण अचानक और भी भारी और डरावना हो गया। कुछ समय बाद अचानक कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और एक तेज ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। अभिनव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने तांत्रिक की बात मानते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा।
तांत्रिक के मंत्रों की आवाज और तेज हो गई और अचानक वह लड़की की आत्मा एक बार फिर उसके सामने प्रकट हो गई। इस बार वह आत्मा और भी भयानक रूप में थी। उसकी आंखों में गहरा क्रोध और दर्द झलक रहा था। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण जारी रखा और धीरे धीरे आत्मा की छवि धुंधली होती गई। कुछ देर बाद आत्मा गायब हो गई और पूरे कमरे में शांति छा गई। अभिनव ने राहत की सांस ली, लेकिन तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी कि अब भी उसे कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। आत्मा भले ही उस फ्लैट से मुक्त हो गई हो, लेकिन उसकी अधूरी इच्छाओं की वजह से वह फिर कभी भी लौट सकती है। तांत्रिक ने उसे कुछ धार्मिक वस्त्र और सुरक्षा के लिए एक ताबीज भी दिया जो उसे सुरक्षित रखेगा। अभिनव ने तांत्रिक का धन्यवाद किया और उसी दिन उसने उस फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय कर लिया। लेकिन उसके दिल में उस आत्मा के प्रति कुछ करुणा भी थी, क्योंकि वह भी परिस्थितियों का शिकार हुई थी। उसने मन ही मन उस आत्मा के लिए प्रार्थना की कि वह शांति पा सके। तांत्रिक के अनुष्ठान के बाद कुछ समय तक अभिनव ने राहत की सांस ली। वह उस खौफनाक फ्लैट को छोड़ चुका था और कहीं और किराए पर रहने लगा। लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। वह लगातार सोचता रहा कि कविता की आत्मा को सच में शांति मिली है या नहीं। हालांकि तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया था कि आत्मा मुक्त हो गई है, फिर भी अभिनव के मन में डर और उत्सुकता का एक अजीब मिश्रण बसा हुआ था। कुछ महीनों बाद एक रात जब अभिनव अपने नए फ्लैट में सो रहा था, उसे फिर से वही अजीब सा एहसास हुआ। वह घबरा कर उठा और चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने इस बात को अनदेखा करने की कोशिश की और वापस सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसकी खिड़की अपने आप हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खोलने की कोशिश कर रही हो। अभिनव ने खिड़की को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी जो उसने अपने पुराने फ्लैट में सुनी थी। कविता की आत्मा की वही दर्द भरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अभिनव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तांत्रिक ने तो कहा था कि कविता की आत्मा मुक्त हो गई है, फिर यह सब क्यों हो रहा था? इसी बीच उसे अपने पास रखा हुआ ताबीज याद आया जो तांत्रिक ने उसे दिया था। उसने ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और उसी पल कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। लेकिन उसके मन में सवाल अब भी बरकरार था। क्या कविता सच में मुक्त हो चुकी थी या उसकी आत्मा अभी भी किसी कारण से बेचैन थी? अगले दिन अभिनव ने अपने दोस्त राजीव से फिर बात की और सारी घटना के बारे में बताया। राजीव ने उसकी बातों पर ध्यान देते हुए सुझाव दिया कि वे उस फ्लैट के इतिहास को गहराई से जानने की कोशिश करें। उसे लग रहा था कि शायद कविता की आत्मा से जुड़े कुछ राज अभी भी अनजाने थे। राजीव और अभिनव ने मिलकर उस इलाके के कुछ और पुराने लोगों से मिलना तय किया ताकि उन्हें और भी कुछ पता चल सके। कुछ समय की खोजबीन के बाद उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पहले उसी इमारत का चौकीदार रह चुका था। जब अभिनव और राजीव ने उसे अपने अनुभव के बारे में बताया तो उसने भी कुछ पुराने किस्से सुनाए। उसने बताया कि कई साल पहले कविता की आत्महत्या के बाद से ही उस फ्लैट में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। उसने यह भी बताया कि कविता का प्रेमी भी उसी फ्लैट के पास एक दुर्घटना में मारा गया था। उसकी मौत के बाद से ही लोग उस फ्लैट में किसी की चीख पुकार सुनने लगे थे। चौकीदार ने यह भी कहा कि कविता का प्रेमी भी आत्मा बनकर वहीं भटकता था और शायद उसकी आत्मा भी शांति नहीं पा सकी थी। यह सुनकर अभिनव और राजीव चौंक गए। उन्हें यह समझ में आने लगा कि कविता की आत्मा को मुक्त करने का अनुष्ठान शायद अधूरा रह गया था। शायद कविता और उसके प्रेमी की आत्माओं का मिलन ही उनकी मुक्ति की कुंजी थी। उन्होंने सोचा कि तांत्रिक को एक बार फिर से बुलाना चाहिए ताकि वह दोनों आत्माओं को एक साथ मुक्त कर सके। अगली रात तांत्रिक को बुलाया गया और अभिनव और राजीव ने उसे चौकीदार द्वारा बताई गई बातें बताई। तांत्रिक ने गंभीरता से सुना और कहा कि यह काम आसान नहीं होगा। अब दोनों आत्माओं को शांत करना होगा और यह अनुष्ठान पिछले से अधिक कठिन और खतरनाक होगा।
तांत्रिक ने दोनों आत्माओं को मिलाने और उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया, जिसमें कुछ अत्यंत आवश्यक चीजें चाहिए थीं। कविता के प्रेमी की एक यादगार वस्तु और कविता का कोई चिन्ह जो उनकी आत्माओं को बुलाने और मिलाने में सहायक हो। काफी खोजबीन के बाद अभिनव और राजीव को कविता की एक पुरानी चूड़ी और उसके प्रेमी की एक घड़ी मिली, जो चौकीदार के पास रखी हुई थी। इन वस्तुओं के साथ उन्होंने उस फ्लैट में अंतिम अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। रात के अंधेरे में तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया और उस दौरान अभिनव और राजीव को कहा कि वे किसी भी हालत में अनुष्ठान में बाधा न डालें। कमरे का वातावरण अचानक बहुत भारी और खौफनाक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर घूम रही हो। कुछ देर बाद अचानक कमरे में कविता की आत्मा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द और इंतजार दिख रहा था। तांत्रिक ने अपने मंत्रों के माध्यम से कविता के प्रेमी की आत्मा को भी बुलाया। कुछ ही पलों में कविता के प्रेमी की आत्मा भी वहां प्रकट हो गई। दोनों आत्माएं एक दूसरे को देखकर मानो वर्षों का दर्द भूल गईं। अभिनव और राजीव को लगा कि उनका मिलन ही उनकी मुक्ति का कारण बनेगा। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया और देखते ही देखते दोनों आत्माएं धीरे धीरे धुंधली होती गईं और अंत में पूर्णतया विलीन हो गईं। कमरे का माहौल फिर से शांत हो गया। तांत्रिक ने अभिनव और राजीव से कहा कि अब दोनों आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो गई हैं और इस फ्लैट में अब कोई डरावनी शक्ति नहीं बची है। यह सुनकर अभिनव ने राहत की सांस ली। उसने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और उस फ्लैट से निकलने का निर्णय लिया। यह अनुभव उसके जीवन के सबसे खौफनाक पलों में से एक था, लेकिन इस अनुभव ने उसे आत्माओं और उनके दर्द की सच्चाई का एहसास कराया। वह अब उस फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ चुका था, लेकिन कविता और उसके प्रेमी की कहानी उसके दिल में हमेशा के लिए बस चुकी थी। कहानी के अंत में अभिनव फ्लैट को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर निकल जाता है। तांत्रिक के अनुष्ठान के बाद उसने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन कविता और उसके प्रेमी की दर्द भरी प्रेम कहानी उसके दिल में हमेशा के लिए गहरी छाप छोड़ चुकी थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने न केवल उसे बल्कि सभी को आत्माओं के दर्द और उनके अधूरे सपनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अभिनव ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उस रात की घटनाएं और कविता की आत्मा की दर्द भरी आवाजें उसके दिमाग में हमेशा बनी रही। उसे यह समझ में आ गया कि हर आत्मा को शांति पाने का हक है, चाहे वह इस दुनिया में हो या उस दुनिया में। क्या सच में आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, या उनकी कहानियां किसी न किसी रूप में हमारे बीच सदा जीवित रहती हैं? क्या यह घटना केवल एक भयावह सपना थी, या फिर सच में आत्माओं का दर्द उनकी मुक्ति के इंतजार में रहता है? कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, पर उनकी यादें कभी नहीं मिटती।